ज़्यादा बोल के ही 15 वर्षों में शादी की। राम मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम में तो मेरी माताजी के पास जाके उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को हमको दे दीजिए, और पिताजी को अडवाणी जी ने बुलाया और उन्होंने उनसे बात की। 2000 से मैं विधायक बनी और वहाँ से मैं लगातार 2000, 2005, 2005 के नवंबर में, फिर 10 में। अगर मैं डॉक्टर बनती तो फिर क्या होता, आप राजनेता अगर नहीं होती तो ऐसा कुछ लगा नहीं। जब समाज में काम आदमी करना शुरू करता है और जब पीछे छोड़ते हैं तो फिर उसको देखने नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक संस्कार और एक जो मुझे पारिवारिक माहौल दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक खास मेहमान, बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। रेणु जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आपने हमसे बात करने के लिए वक्त निकाला, इसके लिए शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको आज तक के इस रिपोर्टर भाई रोहित जी को सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम सभी साधारण महिलाओं को भी आपने याद किया है। इसके लिए मैं आज तक के सभी चैनल को और जो देख रहे हैं सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। रेणु जी, आप अपने आप को साधारण महिला जरूर कह रही हैं, लेकिन आज के दिन में अगर देखें तो आप बिहार की सबसे शक्तिशाली महिला हैं। देखिए, मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं क्या शक्तिशाली, मेरी सारी बहनें, बिहार की हर बहन आज उप मुख्यमंत्री बनी है। और बहनों का ये विशेष दिन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाने के लिए नहीं होता है, अपने काम का, अनुभव का, अपना अवलोकन करने का ये दिन है कि उस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम बाहर की महिलाओं को ध्यान नहीं दें, अपने देश की महिला, जो हमारी देश की महिला है, एक से एक है, जो स्वतंत्रता सेनानी से लेके हर वक्त, चाहे वो वेद काल में हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो, हर में अपनी बहन अपनी पहचान बनाई, वो चाहे वो मान से हो या अपमान से हो, लेकिन अपनी पहल को मजबूत करके रखी। क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को दुर्गा, हम लक्ष्मी और सरस्वती कहते हैं, यानी तीनों रूप में जब हम महिला को देखते हैं और अर्ध नागेश्वरी कहते हैं, तो उस रूप को अगर मिलाया जाए तो महिला वो शख्स है कि एक शालीनता भी है और शालीनता से अपने परिवार को चलाती हैं, अपने संस्कार से समाज को चलाती हैं, और जब उनमें प्रतिभा को देखना है तो शक्ति अपने ऊपर भीतर में रख के और वो उस हिसाब से अपना काम भी करती हैं। तो ये जो शालीनता है, सरस्वती की शालीनता, लक्ष्मी का नम्रता और जो है दुर्गा का शक्ति, तीनों मिला के ही कोई भी महिला, सब उन पर ये गुण हमारे भारतवर्ष की महिलाओं पे आता है। और यही संस्कार जो है हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा और बिहार के लिए सबसे बड़ा उत्तम। रेणु जी, आप उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के इतिहास में आपका नाम तो हमेशा के लिए दर्ज हो ही गया है। एक आम लड़की से बिहार की सबसे शक्तिशाली महिला बनने के आपका सफर के बारे में बताइए, कैसे ये बहुत लंबा सफर रहा होगा? देखिए, हमारी सफर तो बहुत लंबी है, मुझे तो पता भी नहीं कि ये सफर तक हम यहाँ आ पाएंगे, क्योंकि हमारे जैसा अत्यंत पिछड़ी की बेटी, जो को लोगों ने निम्न वर्ग समझते थे, उनकी बेटी, और वहाँ से पढ़ाई करके जब जानते हैं कि गांव घर में छोटी उम्र में ही शादी हो जाती है, तो 15 वर्षों में ही मेरी दादी ने मेरे पिताजी को, मेरे पिताजी इंजीनियर थे लेकिन फिर भी मेरी दादी ने उन्हें, माने ज़्यादा बोल के ही 15 वर्षों में शादी की। लेकिन उस समय मैं 9th में पढ़ती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना मैट्रिक किया, इंटर की, और इंटर जब मैं की तो उस समय मेरी बेटी हो गई, और जब ग्रेजुएशन में मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो उस समय मेरा बेटा हुआ, और शादी के 6 साल बाद ही मेरे पति को अचानक डेथ कर गए। तो 79 में इतना बड़ा पहाड़ टूटा कि जिसे कुछ कहा नहीं जाता है। जिस लड़की की शादी 15 साल में हो और 21 साल में पहाड़ गिरा हो तो उससे क्या है। लेकिन फिर भी जो भारतीय संस्कृति थी जिसमें दुर्गा की शक्ति होती है, तो अपने आप को फिर संभालने के लिए ईश्वर ने शक्ति दिया। और उस समय मैंने, जिस समय मेरे पति हस्बैंड मेरे जो नौकरी करते थे, पियरलिस के ऑल इंडिया के टॉप टेनर थे, वही नौकरी फिर मुझे मिली और मैं देश में
आपको आश्चर्य लगेगा कि मैं चंपारण की बेटी अरुणाचल जाती थी, असम जाती थी, मैं मद्रास जाती थी, मैं कर्नाटक जाती थी, मैं आंध्रा जाती थी और बिहार और यूपी हमारा घर था और बंगाल में मेरा ससुराल था। तो इसलिए बंगाल इतने जगहों में मैं जाके अपना काम 3 महीने के बाद मैं शुरू की। काम तो मुझे ये करना नहीं था, काम तो मुझे ऐसे मेरे मन में छोटेपन में था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा होते हुए भी 77 में जब मैं मेडिकल का एग्ज़ाम दी, इंट्रेंस भी की, तो लेकिन मेरे हस्बैंड जाने नहीं दिए क्योंकि बेटी मेरी छोटी थी और उन्होंने कहा कि आप क्या करोगी, तुमको अब नहीं करना है, ग्रेजुएशन करना है और रहना है। तो फिर जानते हैं कि पुरुष प्रधान में कुछ बात भी करना पड़ता है, मानना भी पड़ता है और फिर माने भी, लेकिन ऐसी दुर्घटना होगी ये हमें पता नहीं था। लेकिन हम लोग संघ परिवार से थे, मेरा ननिहाल में संघ के 1935 से संघ का कार्यालय था 72 तक, तो हम लोग हमेशा आना जाना करते थे। तो संस्कार कहीं ना कहीं मेरी माँ का था और माँ का संस्कार फिर हम लोगों को मिला और उसके साथ साथ फिर हम लोग आगे समाज का काम करते रहे, अपनी नौकरी के साथ काम करते रहे, लेकिन अपने काम के साथ में सामाजिक भी काम करते रहे। लेकिन 88 में जब माननीय आडवाणी जी और माननीय मृदुला सिन्हा जी जब गई बेतिया राम मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम में, तो मेरी माता जी के पास जाके उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को हमको दे दीजिए और पिताजी को आडवाणी जी ने बुलाया और उन्होंने उनसे बात की और उस दिन से जो मैं बाहर निकली और भारतीय जनता पार्टी की मैं सदस्य के रूप में काम की। मैं पहले तो दुर्गा वाहिनी की वहाँ पे मैं संयोजक थी और उसमें हम हजारों महिलाओं के साथ अरेस्टिंग देते थे या एजिटेशन करते थे राम मंदिर के लिए। और फिर धीरे धीरे हमने बीजेपी की अध्यक्ष बनी महिला मोर्चा, फिर कमिश्नरी आई और 91 में हम फिर आ गए, मेरी सफ़र शुरू हो गई प्रदेश की महिला मोर्चा की, मैं महामंत्री बन गई और उसके बाद 3 बार महिला मोर्चा अध्यक्ष भी रही। 96 से मैं आडवाणी जी के, अटल जी के सरकार में मैं राष्ट्रीय कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी की सदस्य भी रही और महिला मोर्चा की मैं उपाध्यक्ष भी रही। उस नाते फिर मुझे 3 स्टेट का प्रभार भी मिला था। उस समय बंगाल, उड़ीसा और बिहार का मेरा कार्यभार था, उसको भी मैं देखती रही। 2000 से मैं विधायक बनी और वहाँ से मैं लगातार 2000, 2005 के नवंबर में फिर 10 में और 10 के बाद मैं 15 में थोड़े से मतों से हारी हूँ और फिर बीच में पुनः 5 बार मैं विधानसभा की सदस्य चुनी गई। तो रेणु जी, आपसे बातचीत के दौरान ये पता चला कि आप डॉक्टर बनना चाहती थी बचपन में, तो वो सपना आपका पूरा नहीं हो पाया, तो कहीं न कहीं कुछ मलाल रहता कि अगर मैं डॉक्टर बनती तो फिर क्या होता, आप राजनेता अगर नहीं होती तो ऐसा कुछ लगा नहीं। जब समाज में काम आदमी करना शुरू करता है और जब पीछे छोड़ते हैं तो फिर उसको देखने नहीं जाते हैं कि क्या करना था। शायद मुझे ईश्वर ने यही दिया कि मैं समाज की सेवा कर सकूं, किसी के काम आ सकूं, तो इसके लिए शायद ईश्वर ने मुझे इस जगह तक लाया है। कौन सा साल था जब आप बता रही थी कि आडवाणी जी आपके घर आए थे? 88 से मैं आई। उस वक्त आप कितने साल की थी? 29 ईयर्स की मैं थी। मेरी माँ कहती थी कि वो राजनीति में नहीं जाएगी। मैं उस समय 29 साल की उम्र में थी। तो 29 साल की उम्र में ही आपने मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था और तब से ये लंबा और आज तक 62 हुआ, आज तक हम बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। किसको श्रेय देना चाहेंगी ये लंबा सफर और ये सफलता जो आपको मिली? ये जो सफर है ये मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्पित करती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक संस्कार और एक जो मुझे पारिवारिक माहौल दिया, जो हमारे यहाँ पारिवारिक माहौल है और वो माहौल है कि अपने परिवार की बेटी, परिवार की बहन, और इस तरह के माहौल में मैं भारतीय जनता पार्टी को और अपनी माँ को और अपने याद करती हूँ जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के इस राजनीति में मुझे चलने के लिए सिखाया। माननीय मृदुला सिन्हा जी को, जो कि स्वर्गवास हो सके, उनको जितना भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति हो। लेकिन अपनी बेटी, माँ ने मेरी जन्म दिया और कर्म, अगर राजनीति का कर्म कोई दिया है, मेरी माँ ने मुझे कर्म भी दिया, लेकिन राजनीति का कर्म अगर किसी दिया है तो मैं सारा श्रेय माननीय मृदुला सिन्हा जी को, मैं अपने बहुत सारे हमारी बहनें हैं, मोहिनी गर्ग जी को मैं देना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के चलने के लिए सिखाया। और ये यहाँ तक मैं अपने
माननीय सभी बड़े बुजुर्ग जो चाहे हमारे आज लोग नहीं रहे, माननीय अटल जी, अभी अडवाणी जी हैं ही, जोशी जी हैं, उसके साथ हमारे माननीय कैलाशपति मिश्रा जी, जिन्होंने एक बेटी की तरह उन्होंने हर बात सिखाना करना, और अपने सारे जितनी नेता हैं सब ने हमें बहुत स्नेह प्यार दिया, क्योंकि मैं यही जानती थी जीवन में जो भी कोई मिलेगा वो मेरा चाहे पिता होगा या मेरा कोई चाचा होगा या मेरा भाई होगा या मेरा भतीजा होगा, और मुझे जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं हुआ। इस परिवार के साथ काम करने में मैं देश भर में काम करती रही और सारे लोगों ने मुझे स्नेह दिया। इसके लिए मैं सारे भाई बहन और जो भी हमारी माताएं हैं सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि इतनी बड़ी सफ़र उनके ही कारण हुआ है। इसलिए महिलाओं को हमेशा हम कहते हैं, कोई महिला चाहे कितना भी विपत्ति पड़े, उस समय मेरा बेटा 6 महीने का था, मेरी बेटी 2.5 साल की थी, और हमने उसको दर्द तो हुआ लेकिन फिर भी अपने आप को खड़ा करने में, अगर हम कहते हैं कि हम किस तरह से दुर्गा और शक्ति और इनको जो जोड़ते हैं तीनों को अगर हम माने तो अपने आप में शक्ति, कोई महिला कमज़ोर नहीं होती है, महिला हमेशा मजबूत होती हैं, और महिला जो चाहती हैं वही होता है। अगर हम पढ़ने में भी हम चाहते हैं तो आज देखिए हम आकाश छू रहे हैं, हम देखिए नभ में जा रहे हैं, हम थल में हैं, हर जगह हम विराजमान होते हैं। तो महिलाएं हमारी कभी कमज़ोर नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखें, हम अपनी देश की महिलाओं को, बिहार की महिला को कहेंगे कि अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखेंगी। अपना जो हमारा संस्कार है भारत का, हमारा जो संस्कार है, हमारे आंचलिक जो संस्कार हैं, चाहे हम कहीं के हो, चाहे हम चंपारण के हों, चाहे हम मिथिला के हों, हम अपने परिवार को समेट के अपने संस्कार को सुसज्जित करते हुए तब हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारा कंसेप्ट, जो भारत का कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट हमारा संयुक्त परिवार है। और संयुक्त परिवार अगर हम काम से दूर भी रहें लेकिन हम भाषा में अगर कहें तो एक दूसरे से हम माने किसी भी तरह से बात करें तो ऐसा लगे कि हमारा सब परिवार, सब कुटुंब, हमारे यहाँ कहा गया है कि भाई कुटुंब हमारा जो है सबसे बड़ा की है। तो इसलिए वसुधैव कुटुंब की जो बात होती है भारत में, उसको ध्यान में अगर महिलाएं रखती हैं तो निश्चित रूप से उसे कहीं भी कोई भी कमी, हम करते हैं काम लेकिन भारत का नाम हर जगह रहे। हमें किसी के देश का डुप्लीकेट नहीं करना है, हमें किसी देश का प्रदर्शन नहीं देखना है, अपने देश को ऊंचा करना, ये हमारा सबसे श्रेष्ठ कर्म होगा। 1-2 सवाल आखिरी और लूंगा। तो जैसा आप बता रही थी काफी कम उम्र में आपके पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद ऐसा लगता है कि बीजेपी ही आपका परिवार बन गया इतने सालों तक। देखिए, हमारे तो निश्चित रूप से समाज और समाज, मेरे परिवार तो था ही लेकिन समाज और समाज के साथ बीजेपी ही मेरा परिवार बना। और आज भी अगर देखा है और यहाँ तक बैठाया है, अगर हम 5 बार विधायक बने तो बीजेपी के कारण बने, अगर पिछली बार मैं मंत्री बनी, कैबिनेट मिनिस्टर बनी आर्ट एंड कल्चर की, मैं 2008 में तो बीजेपी के कारण बनी। और आज अगर उप मुख्यमंत्री हूँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ही मेरे जैसा तुच्छ लड़की को यहाँ तक ला के बैठाए हैं। तो उनको जितना भी धन्यवाद, मैं बीजेपी के सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने एक बहन को इतना सम्मान दिया है। एक आखिरी सवाल, इस वक्त जो आज तक पे महिलाएं, ये लड़कियां आपको देख रही हैं और बिहार तक जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर भी आपको महिलाएं, लड़कियां देख रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं निश्चित रूप से संदेश देना चाहती हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कि हमारे बहन जो होता है कि हम पढ़ लिख के बड़े अहंकारी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है उन्हें अपनी संस्कृति के साथ हमेशा ध्यान में रख के, बड़े बुजुर्ग का जो हमारा संस्कार है, संस्कृति है, संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हम जल में रहें, थल में रहें, नभ में रहें, जितने बड़े बड़े अधिकारी बने। और आज दूसरे देश में आप देखते हैं कि भारतवंशी, कहीं ना कहीं अगर हम भारतवंशी हैं तो वहाँ भी हमारा संस्कार अक्षुण्ण है। इसलिए भारत के संस्कार को और अपने ऊपर तीनों चीज़ों का अगर वो प्रवाह करेंगी
तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ हमें महिलाओं का सम्मान आज से नहीं है, शुरू से है। जो अर्धनागेश्वरी का रूप है, अगर आधा पुरुष है आधा महिला है, हम दोनों मिलके काम करते हैं। इसलिए हम बराबरी का अधिकार, मतलब ये नहीं होता है कि हम बराबर बराबर हिस्सा करें। बराबरी का अधिकार होता है सम्मान का, और ये सम्मान वोटिंग राइट भी हमें पहली बार जो है पूरे दुनिया में भारत ही दिया था पहले महिलाओं का वोटिंग राइट। इसलिए इस संस्कार में हमें सभी बहनों को एकदम ढलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और समाज को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा संदेश रहेगा। और हम बहुत बहनों को, सबको ही कहना चाहेंगे कि अपनी संस्कार और संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। एक आखिरी सवाल रेणु जी, क्योंकि आप उप मुख्यमंत्री भी हैं, बिहार में भी आप देखती होंगी महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं या घटनाएं होती हैं, इसको लेकर आपको भी तकलीफ होती है? आपको लगता है नहीं होना चाहिए, इस पर लगाम लगनी चाहिए? देखिए, ये कहीं घटना घट रही है, उस पर भी हमारी सरकार लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रही है, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि लगाम लगना चाहिए। थोड़ा बहुत कहीं अगर कुछ घटना होती है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं थोड़े दोस्त अगर हम देखें तो ज़्यादा 90% तो नहीं, लेकिन 90% कुछ कानून से लोग हमारे अलग हो गए। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा जो है दहेज प्रथा, अब दहेज प्रथा में हमारी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने सोचा कि अरे समय नहीं देने के कारण, फास्ट लाइफ करने के कारण वो समझ नहीं पाती हैं। क्योंकि पहले जब हम शादी जब होती थी तो 10 दिन 15 दिन का टाइम आप लोगों को भी मिलता था, और उसमें हम समझाते थे कि वो हमारा परिवार जो है, अगर हम अपने ससुराल जाते हैं तो वो भी मेरी माँ बाप भाई बहन की तरह है, मेरी ननद मेरी बहन की तरह है, मेरा जो देवर है मेरे भाई की तरफ है। लेकिन आज बच्चे जब ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो उन्हें लगता है कि इंजॉय फॉर लाइफ, वो इंजॉय फॉर लाइफ नहीं, वो एक मैरिज लाइफ है, और हमेशा के लिए वो मैरिज लाइफ होता है। शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। इसलिए हमारी बहनों को भी अपने को ठीक करना पड़ेगा कि जीवन में कभी भी हम कहीं भी जाते हैं तो किसी तरह का कोई हरकत ना हो। और कुछ तो होता है कि बिना हरकत का भी लोग ऐसे होते हैं जो 2-4-5% हम कहेंगे, तो उनको सुधारने का भी कार्य हमारी सरकार करती है और करेगी। हम लोग भी उस पर काम करेंगे। और आज सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं तो बधाई देना चाहती हूँ बिहार सरकार को कि तीसरे पंचायत में हमारा जो आरक्षण 50% का मिला, इसमें बहनों को बहुत उसमें आगे बढ़ी। या 35% अभी जो आरक्षण मिला है हमारी नौकरियों में, या आज हमारे उद्योग विभाग से भी हमारी महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए, आज हमारी जो बहन हैं, जो जीविका दीदी हैं, आज एक से एक काम कर रही हैं। तो इन सभी को जो हमारे सेल्फ हम खड़े हो रहे हैं, तो एक आने वाला समय में आत्मनिर्भर बिहार में हमारी महिला सबसे आगे बढ़ेंगी। इसलिए मैं सभी बहनों को कहना चाहती हूँ कि आप पढ़िए लिखिए, आत्मनिर्भर बनिए और बिहार को ऊंचा कीजिए, बिहार का नाम ऊंचा कीजिए, जिससे देश का भी नाम ऊंचा होगा। और आज हमारी बहुत सारी बहनें देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। तो इस तरह से मैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। चलिए, आपको भी बहुत बधाई रेणु जी। तो ये थी बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, जो हमसे आज तक और बिहार तक पर बात कर रही थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, अपने जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, अपने स्ट्रगल और संघर्ष के बारे में बहुत कुछ बताया, और कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष कर कर आज वो इस मुकाम तक पहुंची हैं कि आज वो बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री बनी हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह।